हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू वीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। यानी कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है हम उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर किसकी हिस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं, मतलब जो हमारे पहले से फॉरेन पॉलिसी क्या थी उसको समझेंगे और फिर प्रेजेंट व्यू को भी हम साथ में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंडिया है ना, जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पे जिस टाइम पर इंडिपेंडेंट हुआ था, आपको पता है 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया। ये जो टाइम पीरियड है ना बिल्कुल भी सही नहीं था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। देखो वर्ल्ड है ना, 19 आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 से 1945 तक, तो 2 साल बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर जो हो चुका है उसके बाद में रिकवर हो रहा है वर्ल्ड। सेकेंड चीज़ क्या है, जो यूएन बना उस टाइम 1945 के अंदर यूएन बना, तो यूएन भी बन रहा है, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल बॉडी भी बन रही है। और क्या हो रहा है, कॉलोनाइजेशन भी हट रहा है। जो बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो न्यू इंडिपेंडेंट हो रही है, यानी नई कंट्रीज बन रही है। अब ये जितनी भी जो नई कंट्रीज बन रही है ना, इनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे और इनके पास 2 मेन चैलेंजेस रहते हैं। सबसे पहले तो हमें लोगों को वेलफेयर करना है, क्योंकि कॉलोनियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो पूरी तरह हट गई थी, पूरी तरह मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उसको सबसे पहले सही करना है, और उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोगों का वेलफेयर करना होगा। और आप देखोगे मैक्सिमम क्या थे, पॉवर्टी के अंदर थे, तो सबसे पहले तो पॉवर्टी भी हटाना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है। फर्स्ट चैलेंज क्लियर हुआ। सेकेंड चैलेंज क्या है कि हमें डेमोक्रेसी लानी है। डेमोक्रेसी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर यही कंसर्न्स आपको दिखेंगे। अब इंडिया के पास ये सारे कंसर्न्स तो थे, उसके अलावा उसके खुद के और भी कंसर्न्स थे। सबसे पहला तो क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी इंडिया पर दे दिए थे, उनकी लीगेसी भी इंडिया को हैंडल करनी पड़ी। और सेकेंड चीज़ क्या थी, क्योंकि आपको पता है 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट हुए, तो जो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसके भी काफ़ी सारे प्रेशर्स थे। बहुत सारे लोगों को मारा गया था, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हुई थी, मिलिट्री डिवाइड हुई थी, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हुई थी। थर्ड चीज़ क्या थी कि हमें पॉवर्टी हटानी, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पॉवर्टी के अंदर थी, यानी गरीबी के अंदर थी। सबसे पहले तो हमें उसे भी हटाना पड़ेगा, ताकि ही इंडिया डेवलप हो पाएगा। तो इंडिया ने क्या किया था, अपने फॉरेन रिलेशंस किसके बेसिस पर किए, सबसे पहला तो उसको दूसरों की सोवर्जिनिटी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो दूसरों की सोवर्जिनिटी रिस्पेक्ट करेगा तो ही तो वो दूसरे कंट्रीज भी उसकी सोवर्जिनिटी रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें दूसरों की सोवर्जिनिटी रिस्पेक्ट करेंगे हम। सेकेंड चीज़ क्या करनी है, हमें सिक्योरिटी थ्रू पीस करनी, यानी पीस, शांति से हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम आर्टिकल 51 के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर एक क्लियरली पता चलता है। जिस तरह अगर किसी घर के अंदर बाहर का माहौल, पड़ोसी का माहौल भी तो इन्फ्लुएंस करता है ना आपके घर में, और आपके घर का माहौल भी इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही कंट्री के अंदर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि हम फॉरेन पॉलिसी बनाएं। अब जैसे जैसे अगर आपकी कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, वो डेवलपिंग फेज में है, डेवलपिंग फेज के बाद उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो दूसरों कंट्रीज को भी ध्यान दे, दूसरी कंट्रीज पर ध्यान दे, तो वो क्या करती है, अपने ऊपर फोकस करती है और अपने आसपास के लोगों पर फोकस करती है, यानी कि अपने आसपास के देशों पर फोकस करती है, एक मॉडेस्ट गोल्स बनाती है, जिसके अंदर पीस और डेवलपमेंट अपने ही नेबर के अंदर फोकस होता है कि मेरा नेबर तो सही हो जाए, उसके बाद मैं बाकी दूसरों के सोचूंगी। तो डेवलपमेंट ऑन डिपेंडेंस ऑफ पावरफुल स्टेट्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, तो उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। तो उस टाइम आप देखोगे एक तो यूएसएसआर थे और एक यूएसए थी, इन दोनों कंट्रीज पर ही मैक्सिमम कंट्री डिपेंडेंट थी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, डेवलप करने के रास्ते पर चल रही थी। तो उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो पावरफुल स्टेट्स है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो वो आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना, वो आपके ऊपर कंट्रोल तो करेंगे। तो वही जो यूएसएसआर है, यूएसए है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को, जो नई कंट्रीज थी उनकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता था, ठीक है। तो कंट्रीज 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, एक तो यूएसएसआर और एक यूएसए। और इंडिया ने क्या निकाला था, थर्ड मार्क, नॉन अलाइंड मूवमेंट,
ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि ना तो मैं इसकी तरफ हूँ ना ही मैं इसकी तरफ हूँ, मैं अलाइन ही नहीं हूँ किसी से, मैं अलग चल रहा हूँ, अपना अलग बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम आर्टिकल 51 की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर क्या बोला है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑनरेबल रिलेशन बनाकर रखेंगे नेशन से और रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी की, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसको अच्छे से लॉफुली सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं। नॉन अलाइनमेंट क्या है कि मैं किसी से भी अलाइन नहीं हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, मैं ना तो यूएसएस को ज्वाइन कर रहा हूँ ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्लोबल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था ना वो ग्लोबल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था, यानी कि कॉलोनाइजेशन को पूरी तरह अपोज कर रहा था। और क्योंकि आपको पता है एशिया के बहुत सारे पार्ट्स और अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स, दोनों के अंदर क्या थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो उसको हटाने के लिए भी ये क्या था, इन्फ्लुएंस कर रहा था उसको भी, यानी कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो दूसरे जगहों के नेशनल लीडर्स को जानते थे, ऑलरेडी जानते थे, तो इनके बीच का रिलेशन तो ऑलरेडी था। इसका एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देती हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, और ये क्या थी, जो बहुत सारे जगहों पर जहाँ पे इंडियंस थे और दूसरे जो कंट्री के लोग थे उनको साथ में लेकर बनाई गई थी। तो इसके अंदर क्या था, हमें ये पता चल रहा है कि जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड था। और आप देखोगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे जैसे UN आया, जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन डेवलप होने लगे, जैसे जैसे कम्युनिस्ट चाइना आया, 1949 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर, ठीक है, वो आया, तो क्या हुआ था, इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो को इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ता था। तो ऐसे नहीं बनते इंटरनेशनली आप ये पॉलिसी लगा दो वो पॉलिसी लगा दो अपने मन की, ऐसे नहीं होता। जो बाहर के इंटरनेशनल व्यू है उसको भी देखकर ध्यान में रखना होगा, और जो आपका नेशन के अंदर चल रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखकर बनानी होगी। तो इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। कौन से टर्म तक थे, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस हुआ वहाँ से लेकर 1964 तक, ठीक है, इतने लंबे टाइम तक थे, उनके बाद उनकी डेथ होगी, ठीक है। और इन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बनाया है उस टाइम पीरियड का। इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला तो जो हमने इंडिपेंडेंस ली है ब्रिटिश से, उसको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, हार्ड अर्न सोवर्जिनिटी शुड बी प्रिजर्व्ड। सेकेंड चीज़ क्या है कि हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो हमारी टेरिटरीज है वो इंटीग्रेट हो, यार मतलब अलग अलग ना हो। टेरिटरीज आपको पता है 565 स्टेट्स थे, ठीक है, उसको कंट्रीज बनने वाली थी जिसको हमने साथ में लाया था और इंडिया बनाया था, तो वो अलग नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़ क्या है कि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, और इसके लिए नेहरू ने अडॉप्ट की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, जिसके अंदर ना तो यूएसएस को ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे। अब बहुत सारी डिबेट चल रही थी कि इंडिया को यूएस को ज्वाइन करना चाहिए, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने बोला था कि हमें यूएस को ज्वाइन करना चाहिए, बट नेहरू ने बोला था कि ना तो हम यूएस को ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, हम दोनों ही कैंप से, दोनों ही अलायंस से डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, और इंडिया पीसफुल वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट और जो कोल्ड वार टेंशन है उनको रिड्यूस करने में एक की रोल निभाएगा, और UN के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। अब ना तो यूएस को ज्वाइन किया और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, MCQs के अंदर आ सकती है कि जो यूएस का पैक्ट था वो था नेटो ट्रीटी थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएसएसआर का क्या था, वार्सो पैक्ट। अब नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी जो है मूवमेंट वो आइडियल अप्रोच थी, बट इसके ऊपर बैलेंस बनाना, दोनों ही नहीं ज्वाइन करे तो बैलेंस बनाकर चल रहा है ना, वो डिफिकल्ट था। आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स है। 1956 के अंदर क्या था, ब्रिटेन ने अटैक किया था सुएज कैनाल पर। ये क्या है, कैनाल है, यानी कि आप देखोगे दिस इज योर अफ्रीका, यहाँ पे ऐसे अफ्रीका है, ये एशिया है ना, यहाँ पे पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया। अब यहाँ से बीच में कैनाल जाती है, ठीक है, अगर एक कैनाल बंद हो गए, अगर ब्रिटिशर्स ने जो कब्जा नहीं किया तो उनका कंट्रोल आ जाएगा इस कैनाल पर।
अगर ये कैनाल नहीं हुई तो क्या होगा, यहाँ से पूरा ट्रैवल करके फिर एशिया जाना पड़ेगा, तो ट्रेड का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा। अगर इस कैनाल को ब्रिटिशर्स ने अटैक करके कब्जे में ले लिया तो जो मैक्सिमम ट्रेड है कंट्रोल वो किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। तो इंडिया ने इसको पूरी तरह कंडेम किया था। सेकेंड क्या था, 1956 के अंदर यूएसएसआर ने क्या था, हंगरी को इन्वेड किया था, जिसके ऊपर इंडिया ने कुछ नहीं बोला। तो क्या था, बैलेंस डिफिकल्ट था, थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हमें दिखाई दे रहा था। फिर भी इंडिया ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया था, और दोनों ही ब्लॉक्स यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों से ही क्या मिली थी, उसे एड यानी हेल्प मिली थी। अब उसी टाइम पे क्या था, पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन कर लिया, यूएस के जो अलायंस है उसको ज्वाइन कर लिया, और यूएस को लगा कि इंडिया यार ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, ये गलत बात है, तो इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं होने लगे, ठीक है। और जो यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे थे उससे भी यूएस को प्रॉब्लम थी। अब इस सारी चीज़ों की वजह से क्या था, और एक और फैक्टर आता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करी गई थी कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर। तो उनको वापस सही ढंग से सही करने के लिए जो हमारे लोग थे, आर्टिसंस थे, उनको सही तरीके से वो एकदम लेवल पर आ जाए, बैलेंस हो जाए, तो उसके लिए क्या किया था, हमने एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करना है वो कम कर दिया था। तो इंपोर्ट को हमने सब्सटीट्यूट करना शुरू कर दिया था, यानी कि इंपोर्ट कम कर दिया हमने दूसरी फॉरेन कंट्रीज से। तो क्या करेंगे, हम हमारे जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी, ज़्यादा ब्लूम हो रही थी, यानी ज़्यादा बढ़ रही थी, और एक्सपोर्ट क्या था वो भी कम हो रहा था, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो, अगर आप देखोगे, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप बस, हाँ आपका एक मोनोपोली है कि आप ही पूरा रूल करोगे इसके ऊपर, और आपको ही बनाना है, सब आपका ही प्रोडक्ट लेंगे, भले कैसा ही हो आपका प्रोडक्ट। तो क्या होगा, आप इम्प्रूव करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे ना। तो वही हो रहा था कि है ना, इंडिया के अंदर लोग क्या कर रहे थे, अपना लोगों का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो रही है, फॉरेन इंडस्ट्रीज आ ही नहीं रही क्योंकि उन्हें बना कर दिया। तो क्या होगा, जो उनकी क्वालिटी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। वही इंडिया के केस में हुआ था। तो फिर 1990s के अंदर क्या था, एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने इंपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया था और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर क्या करा था, ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक आती है एफ्रो एशियन यूनिटी। जो नेहरू क्या बोलता था, इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए एशिया के अंदर, ठीक है। तो एशियन यूनिटी को एडवोकेट किया था। अब एशियन यूनिटी क्या है कि बहुत जो भी एशियन कंट्रीज हैं उनको एक साथ आना चाहिए। तो एशिया की जो रिलेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मार्च 1947 के अंदर इंडिया के अंदर ली गई थी, और इंडिया ने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको ऑब्वियसली अपोज करता है इंडिया। तो डच का जो डोमिनेशन था इंडोनेशिया को, पर उसको अपोज किया था, और इंडोनेशिया की जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट किया था। 1949 के अंदर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसको एकदम अपोज करता था, और रेसिज्म यानी कि जो कलर के बेसिस के ऊपर भेदभाव होता है उसको एकदम ही अपोज करता था। अपार्थेड जो पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसका इंडिया एकदम ही अपोज करने वाला था कंट्री। अब इसके अंदर क्या था, बार्डन कॉन्फ्रेंस भी ली गई थी इंडोनेशिया के अंदर 1955 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया के ने अपना रोल निभाया, किसके अंदर, अफ्रो एशियन एंगेजमेंट के अंदर, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज ने साथ में इंगेज करा था, यानी साथ में आए थे वो, और इसकी वजह से नॉन अलाइंड मूवमेंट भी आया था। और उसका फर्स्ट समिट आपको पता है कहाँ लेकर गया था, बेलग्रेड, सितंबर 1961 के अंदर लिया गया था। बेलग्रेड क्या है, सर्बिया का कैपिटल है, और नेहरू उसका को फाउंडर था। अब यहाँ पे क्या था, हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारे नीबर्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे कंट्री भी एक डेवलपिंग कंट्री थी, तो हमने सबसे पहले अपने नीबरहुड पर फोकस किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे अभी रिलेशन है इंडिया चाइना के, वैसे ही थे पहले भी। ऐसा नहीं था, इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कुछ टाइम पीरियड में है ना, हिंदी चीन भाई भाई, चीन भाई भाई, ये भी है ना स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे। चाइनीज़ का जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 के अंदर, तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने ये रिकॉग्नाइज किया था कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और नेहरू उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर था, उसे लगा कि चाइना एमर्ज हो रहा है ना, तो वेस्टर्न डोमिनेशन को हटाकर हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली अपना एक
करा सकते हैं कि हाँ जो एशियन कंट्रीज है वो भी कर सकती है। पर जो बाकी सारे लीडर्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लगा कि यार चाइना का है ना कुछ भी कर सकता है, मतलब आने कम्युनिस्ट रूल है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अग्रेशन भी दिखा सकता है, हमारी कंट्री को धोखा भी दे सकता है। पर नेहरू को लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से क्या होता, चाइनीज़ जो बॉर्डर्स थे उसको हमने पैरा मिलिट्री फोर्स से क्या करा था, गार्ड कर रखा था। वो वहाँ पे थे, मिलिट्री नहीं थी, आर्मी नहीं थी, पैरा मिलिट्री फोर्स थी। अब क्या था, पंचशील हमने एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ। ऐसे ही पंचशील एग्रीमेंट 1954 के अंदर साइन किया गया था नेहरू और जाओ एनलाई के बीच में, जिसके अंदर क्या था 5 प्रिंसिपल थे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि हम आपकी सोवर्जिनिटी रिस्पेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होंगे, हम आपको पीसफुली, मतलब हम साथ में एकदम पीसफुली रह सके। अब यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज ने क्या किए थे, विजिट्स आए थे, दोनों कंट्री एक दूसरे की कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रही थी। फिर क्या हुआ, तिब्बत इशू आने लग गया। तो है ना पहले से ही तिब्बत के ऊपर क्या कर रहा था, कंट्रोल बोल रहा था कि मेरा इसके ऊपर कंट्रोल है, और तिब्बत कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंट भी था, फिर चाइना ने अपना कंट्रोल बता दिया, फिर इंडिपेंडेंट हुआ। तो ऐसे चल रहा था हिस्टोरिकली। 1950 के अंदर क्या था, चाइना ने पूरा कंट्रोल कर दिया तिब्बत के अंदर। तो इंडिया ने बोला, चाइना को थोड़ा समझाने की कोशिश की कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस को वो माने। पर 1954 के पंचशील एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ऐसा नहीं बोल सकता था। तो जब है ना 1956 के अंदर क्या था, जाओ एनलाई जो क्या था चाइनीज लीडर था, वो दलाई लामा क्या है, तिब्बत का लीडर था, ठीक है। वो दोनों साथ में आए इंडिया विजिट करने के लिए। तो जो दलाई लामा है, जो तिब्बत का लीडर है, उन्होंने बताया कि तिब्बत की इतनी बुरी हालत है। फिर जो नेहरू है उन्होंने चाइना से बात की, चाइना के जो लीडर है उनसे बात की, और चाइना ने बोला कि हाँ जो हमारे जितने भी रीजन है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी तिब्बत को दी जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस तो तिब्बत होगा हमारे सारे रीजन में से कंपैरेटिवली, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि इंडिपेंडेंट कर देंगे, कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट करेंगे। 1958 के अंदर क्या हुआ था, एक आर्म्ड अपराइजिंग हुआ था, तिब्बत के लोगों ने क्या किया था, आर्म जो है ना रिवॉल्ट है वो शुरू कर दी थी, तो उसको सप्रेस कर दिया गया था। 1959 के अंदर क्या था, दलाई लामा इंडिया आ गए थे, क्योंकि जो सिचुएशन है तिब्बत की वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो उन्होंने असाइलम यानी कि एक थोड़ा बहुत स्टे करने के लिए हमें परमिशन दे दो, ठीक है। तो पॉलिटिकल असाइलम मांगा उन्होंने, और उसको हमने दे दिया। फिर चाइना इसके लिए बिल्कुल खुश नहीं था कि ऐसा क्यों किया इंडिया ने। तो तिब्बत रिफ्यूजीज जो दिल्ली और धर्मशाला है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनको अपना न्यू होम बना लिया। तो चाइना इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, उन्होंने तिब्बत की इंडिपेंडेंस को पूरी तरह सपोर्ट किया। जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है जो चाइना ने बनाया था, उसके अंदर क्या है, जो तिब्बत है वो एकदम अपोज करते हैं चाइनीज रूल, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे और सेटलर्स ला रहा है, चाइनीज सेटलर्स तिब्बत के अंदर आ रहे हैं, तो उसको भी अपोज किया जाता है। तिब्बतियंस जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि चाइना उसके रिलीजन और कल्चर को क्या करता है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम एक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये क्या थे, डिप्लोमेट थे और इंडियन हाई कमिश्नर थे यूके के अंदर, और यूएन के डेलीगेट मेंबर भी थे। और क्योंकि नेहरू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, तो ये डिफेंस मिनिस्टर थे सिंस 1957। फिर जब 1962 के अंदर चाइना के साथ वार हुई तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनका क्या नाम था, वीके कृष्णा मेनन। अब यहाँ पे 1962 के अंदर वार क्या हुई थी, देखो 2 मेजर इशू थे। सबसे पहला तो क्या था, जो चाइना है ना तिब्बत को पूरी तरह अपने अंदर ले लिया था। तो सबसे पहले क्या था, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्टेंस था, जो तिब्बत बीच में आ जाता था, वो अब हट गया था। तो इंडिया और चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल था। सेकेंड चीज़ क्या थी, जो दलाई लामा है उसने 1959 के अंदर असाइलम मांगा था, यानी कि रहने का स्टे मांगा था, जो दे दिया गया था, जिसकी वजह से चाइना बोल रहा था कि इंडिया के अंदर एंटी चाइनीज एक्टिविटीज़ हो रही है। तो फिर थर्ड चीज़ क्या थी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया बोल रहा है कि कॉलोनियल टाइम में जैसे हो गया वो बाउंड्री वैसे सेटल्ड है, पर चाइना बोल रहा है कि कॉलोनियल डिसीजंस को कौन मानता है, भाई मैं क्यों मानूं कॉलोनियल डिसीजंस को। तो चाइना ने नहीं माना, और चाइना ने अक्षय चीन जो लद्दाख के अंदर जो रीजन है अभी डिस्प्यूट पर चल रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसका भी बहुत सारे एरिया चाइना अपने अंदर मानता है, अभी भी ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी। जो अरुणाचल प्रदेश है उसको क्या बोलते थे पहले, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है।
जो अरुणाचल प्रदेश को हम पहले बोलते थे ऐसा। बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको हमने डिवाइड तो बहुत बाद में किया है। पहले क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। 1957 से 59 के अंदर चाइना ने अक्षय चीन को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे एक रोड बनाई थी। बहुत सारे डिस्कशन हुए चाइना के साथ, पर ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो अक्टूबर 1962 के अंदर क्या था, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर क्या था, जो पूरा वर्ल्ड है उसके ऊपर फोकस था। फिर चाइना ने अचानक से वार लॉन्च कर दिया और ये जो दोनों ही डिस्प्यूटेड रीजन्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। फर्स्ट जो अटैक हुआ था वो क्या था, 1 वीक तक हुआ था, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे एरियाज चाइना के कंट्रोल में आ गए थे। सेकेंड अटैक हुआ था 1 महीने बाद, जिसके अंदर आसाम के जो प्लेन्स हैं उसके अंदर भी चाइना की फोर्स आ गई। फिर क्या हुआ, जब सारा कैप्चर हो गया तो चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और अपने ट्रूप्स हटा लिए। यूनिलेटरल सीज फायर क्या होता है कि जब हम वार को रोक लेते हैं, अपनी मर्जी से वार रोक दिया, वार किया, वार रोक दिया, अब वार रोक कर वापस अपने ट्रूप्स जहाँ पे थे वहीं पे चले गए। फिर क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले तो इंडिया इतना जो वार है ये हार गया, ठीक है, इंडिया ने इतना कुछ नहीं किया, तो नेशनल ह्यूमिलेशन हुआ। और उसी टाइम पर क्या हुआ था, एक नेशनलिज्म की स्प्रिट जाके। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेशनल ह्यूमिलेशन हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वर्ल्ड के अंदर ऐसी इमेज आ रही है। तो क्या हुआ, लोगों के अंदर एक स्पिरिट जाग गई और इंडिया ने उस टाइम पर क्या था, यूएस और यूके से हेल्प मांगी थी। और सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा था। क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन की अलाई इंडिया भी है और चाइना भी है, तो वो न्यूट्रल रहा था। और जो भी आर्मी कमांडर्स थे या तो वो रिटायर हो गए या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जैसे कृष्ण मेनन का हमने एग्जाम्पल लिया था। अब नेहरू की जो इमेज है उसको काफ़ी ज़्यादा दाग लगा यहाँ पे, नेहरू की इमेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और उसको हमने क्रिटिसाइज़ किया। किसके लिए, चाइना को ऐसे देखने के लिए कि चाइना तो बहुत फ्रेंडली है, और प्रिपेयर ही नहीं किया। आप उनको पता है ना, पैरामिलिट्री फोर्स से हमने गाइड बॉर्डर को कर रखा था और उसको हमने मिलिट्री से किया ही नहीं। और पहली बार क्या था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी उठा था लोकसभा के अंदर, और कांग्रेस ने जो बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था ना, उसके अंदर बाई इलेक्शंस काफ़ी सारे हार गए वो, और पॉलिटिकल मोड क्या हुआ था, चेंज हो गया था। अब क्योंकि सीनो और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, सीनो यानी चाइना कॉन्फ्लिक्ट और चाइना और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट आने की वजह से क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी डिफरेंसेस आ गए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 बन गई, एक होती है सीपीआई बनी एक, तो जो क्या है, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पर चल रही है, और एक क्या बनी, सीपीआई मार्क्सिस्ट, जो चाइना के फेवर में है। और इनके सारे लीडर्स को बहुत बार अरेस्ट भी कर लिया गया था उस टाइम पर। क्यों, क्योंकि वो चाइना को फेवर कर रहे थे। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको हमने और ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि वो क्या था, आइसोलेटेड था, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रखा था, और इंटीग्रेटेड चैलेंजेस भी थे, इंटीग्रेशन के लिए चैलेंजेस भी थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। नागालैंड नया स्टेट बना, मणिपुर और त्रिपुरा भी नए स्टेट्स बने। पहले क्या था, इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, पर इन्हें LA लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई थी कि आप इलेक्ट कर सकते हो मेंबर्स। देन धीरे धीरे क्या हुआ, जो चाइना के साथ रिलेशन है वो नॉर्मल आने लगे। 1976 के अंदर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस आने लगे, और 1979 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस टाइम पे क्या थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को विजिट किया। जो फर्स्ट PM था जिसने चाइना को विजिट किया था आफ्टर नेहरू वॉज राजीव गांधी। और उसके बाद में क्या था, ट्रेड रिलेशन पर ज़्यादा हमने फोकस किया। अभी भी आप देखोगे, अभी भी मैक्सिमम ट्रेड रिलेशन पर फोकस है। अब हम बात करने वाले हमारे दूसरे पड़ोसी के बारे में, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो पार्टीशन से चल रहा है। सबसे पहले तो ज़्यादा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में है। अब यहाँ पे क्या था, एक वार शुरू हो गई थी, मतलब ऐसा वार लग रहा था कि शुरू हो जाएगी, पर वो वार पूरी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि बीच में UN ने इंटरवेन कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक अनरिजॉल्व है, ठीक है। ये इशू UN को रिफ़र कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है, जो पाकिस्तान है उसने US को ज्वाइन कर लिया था, फिर चाइना भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, तो US और चाइना के जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो भी अफेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। अब जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था उसके अलावा भी, मतलब वो होने के बावजूद भी क्या था, इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपको पता है पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे जो वुमेन थी उन्हें उठा लिया गया था, फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था, तो इनको वापस रिहैबिट करने में जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों कोऑपरेट कर रहे थे। सेकंड चीज़ क्या थी, आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी
1960 के अंदर किसकी मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से, उसके अंदर भी कोऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा चली है। अभी इसके ऊपर क्या है किया है हमने, टेम्प्रेरी स्टे लगाया है। फिर क्या हुआ, 1965 के अंदर भी वार हो गया पाकिस्तान के अंदर। और 1964 के अंदर क्या था, जवाहरलाल नेहरू मर गए थे। तो 1965 के अंदर पीएम कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बारे में हम एक चैप्टर में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अप्रैल 1965 के अंदर पाकिस्तान ने एक आर्म अटैक लॉन्च कर दिया गुजरात के रन ऑफ कच्छ के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उन्हें लगा था कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक तो लॉन्च कर देंगे, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन उन्हें चाहती होगी तो उनकी हेल्प करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो शास्त्री ने क्या किया था, वापस काउंटर ऑफेंस अटैक शुरू कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वापस अटैक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या था, जो इंडियन आर्मी है बहुत ज़्यादा एडवांस करने लगी लाहौर के अंदर, लाहौर तक पहुँच गई, सोचो वहाँ की कैपिटल तक पहुँच गई थी। फिर यूएन ने क्या था, इंटरवीन कर दिया, बीच में अलग हड्डी घुस जाती है। फिर उसकी वजह से क्या होता, तश्किंत एग्रीमेंट साइन हो गया जनवरी 1966 के अंदर बाय शास्त्री एंड अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने और अयूब खान ने साइन किया था, जो सोवियत यूनियन की मदद से किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन उस टाइम इतनी कुछ खास नहीं थी। 1962 के अंदर वार हुआ, 1965 के अंदर भी वार हुआ, तो इंडिया की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी। और ये वार भले सक्सेसफुल रहा हो, पर फिर भी क्या था, इकोनॉमिकली ये इतना ज़्यादा सही नहीं रहा। अब आप देखेंगे 1971 इंडो पाकिस्तान वार के बारे में। अब 1971 इंडो पाकिस्तान वार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1971 के अंदर क्या था, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या थी, सबसे पहले आप देखो पार्टीशन जैसे हुआ था, तो एक तरफ बना वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ बना ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो हमारा पहले अभी वाला बांग्लादेश, ठीक है। अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में क्या था, बहुत सारे अनबन चल रही थी। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1970 के अंदर, उसके अंदर क्या था, जो भुट्टो की गवर्नमेंट है उसने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जीत लिया था, और जो अवामी लीग की शेख मुजीब उल रहमान की गवर्नमेंट है उसने ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि जो अभी का बांग्लादेश है उसके अंदर इलेक्शन जीत लिया था। तो कायदे से क्या था कि उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब वहाँ का जो ईस्ट पाकिस्तान है आप देखोगे उसके अंदर बंगाली बोली जाती है, उर्दू नहीं बोली जाती। और जो उर्दू डोमिनेंट जो वेस्ट पाकिस्तान था वो इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, यानी बंगाली को सप्रेस किया जा रहा था, उनके कल्चर को दबाया जा रहा था। इसकी वजह से वहाँ के सिटीजन्स भी खुश नहीं थे। अब ईस्ट पाकिस्तान ने अपना स्ट्रगल शुरू कर लिया कि उसे बांग्लादेश बनना है और उसे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना। इसकी वजह से क्या हो रहा था, वार शुरू हो गया। जो उस टाइम आप देखोगे क्या था, आर्मी रूल था, उसने जो वेस्ट पाकिस्तान आर्मी रूल था उसने ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे बहुत ज़्यादा आर्मी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुई थी, तो बहुत सारे रिफ्यूजीज आ गए थे इंडिया के अंदर। इंडिया ने 80 लाख रिफ्यूजीज को शरण दी थी और इंडिया ने मॉरल मटीरियल सपोर्ट भी दिया था। पाकिस्तान ने इंडिया को अक्यूज करा था इस टाइम कि इंडिया ही ये सब कुछ काम कर रहा है। यूएस और चाइना ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और यूएस के जो है ना एडवाइजरी थे, जो यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के एडवाइजरी थे हेनरी किशनर, उन्होंने चाइना को विजिट किया था विया पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से होते हुए चाइना को विजिट किया था 1971 जुलाई के अंदर। और उसी के थोड़े टाइम पहले यानी अगस्त, जब है ना वार हुई थी ना इंडिया की, दिसंबर में हुई थी 1971 के अंदर, उसके थोड़े टाइम पहले अगस्त 1971 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, 20-year ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ, कि अगर उसके ऊपर कोई वार होता है तो वो स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट देगा इंडिया को। दिसंबर 1971 के अंदर पूरा वार हो गया। जो पाकिस्तान है उसने पंजाब और राजस्थान दोनों का अटैक किया था। इंडिया ने क्या किया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों को अटैक कर दिया था। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या था ना, जो बांग्लादेश है उसके अंदर क्या था कि जो वहाँ की सिटीजन्स है वो इंडिया को वेलकम कर रहे थे, उनके ट्रूप्स को वेलकम कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या था, इंडिया ने फटाफट से क्या किया, जो वहाँ के है उसको पूरा अपने अंडर ले लिया और फिर सीज फायर डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। अब इस टाइम क्या था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उसकी वजह से क्या था, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। ध्यान रखना, तश्किंत एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, शास्त्री जी और अयूब खान। और जो शिमला एग्रीमेंट है वो किसके बीच में हो रहा है, इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में।
कब हो रहा है? 3 जुलाई 1972 के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले तो क्या था कि जो इंडिया वार हार गया था पहले चाइना की वजह से, उसकी वजह से क्या था? ह्यूमिलेशन हुआ। अब क्या हुआ था? जुबिलेशन हुआ था। जुबिलेशन का क्या मतलब है कि और ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, नेशनलिज्म की भावना और ज़्यादा प्राउड हो रही थी, मतलब हमारे जो नेशनलिज्म की भावना वो और ज़्यादा बढ़ रही थी और प्राउड फील कर रही थी। यहाँ पे क्या था? ग्लोरी का मोमेंट था और मिलिट्री पावर्स दिखाने का भी, मतलब मिलिट्री पावर क्या इतनी स्ट्रांग है हमारी इंडिया, वो भी सब कुछ ने देख लिया। और और क्या था? इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कांग्रेस ने बहुत सारे इलेक्शंस भी जीत लिए। अब इसकी वजह से क्या था? क्योंकि हमारे इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं था हमारा देश उस टाइम पे भी, कि जो बहुत सारे वार हो रहे थे लगातार। देखो 1962 में, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर बहुत सारे वार हो रहे थे, तो इकोनॉमिकली हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया था? 5 ईयर प्लान। आपको पता है 5 ईयर प्लान क्या होता है? हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। 5 ईयर प्लान ब्रीफ में बता दूं तो एक 5 साल का प्लान बनाते हैं। सबसे फर्स्ट था 1951 के अंदर से 56 के अंदर, देन 56 से लेकर 61 के अंदर, देन 61 से लेकर 65 के बीच में, देन आप बोलोगे 1965 के अंदर आना चाहिए था। फिर 1965 से लेकर कब तक आना चाहिए था? 71 तक आना चाहिए था। 1965 से क्या था? 70 तक आना चाहिए था, पर ये नहीं आया। ठीक है, इसके अंदर क्या था? एनुअल प्लान्स आए। फिर 1969 के अंदर ही 4th ईयर प्लान आया था। क्योंकि उस टाइम क्या था? इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से क्या था? डिफेंस सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं था। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नवंबर 1962 के अंदर सेटअप किया था और डिफेंस सप्लाई नवंबर 1965 के अंदर सेटअप किया था। अब एक और वार हुई थी 1999 के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? कारगिल वार। ये क्या थी? एलओसी की इंडियन साइड पर हुई थी, कुछ जगह थी जिसको ऑक्यूपाई किसने कर लिया था? मुजाहिदीन्स ने। मुजाहिदीन्स आप बोल सकते हो एक ग्रुप है। अब इंडिया के जो फोर्सेस बोल रहे थे कि ये क्या थे? ये पाकिस्तान की आर्मी से कनेक्टेड थे और इसकी वजह से कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई से जुलाई तक 1999 के अंदर। इन्होंने बहुत सारे की जो लोकेशन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जैसे मशक, दारास, कलसर और बाटलिक, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इंडिया ने क्या किया था? वापस अटैक कर लिया था। ऑन 26 जुलाई इंडिया ने क्या किया था? बहुत सारे पॉइंट्स को वापस रिकवर कर लिया था। अब यहाँ पे ग्लोबल अटेंशन थी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1998 के अंदर ही दोनों ही कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करे थे। इंडिया ने पोखरण के अंदर क्या था? न्यूक्लियर वेपन का किया था एक्सपेरिमेंट, एंड देन पाकिस्तान ने चेगे हिल्स पर करा था। तो इसकी वजह से ग्लोबल अटेंशन मिली थी इसके अंदर। पर ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कारगिल तक रहा और कहीं नहीं बढ़ा। और ऐसा हमें फिर पता चला कि पाकिस्तान के जो पीएम है वो, उसको पता ही नहीं है कि सब हो रहा है, क्योंकि उसके जो जनरल है, आर्मी जनरल, उन्होंने क्या किया? उनको बताया ही नहीं। और धीरे धीरे उसके बाद में क्या हुआ था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने गवर्नमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप देखोगे 2001 के अंदर उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। देन अब इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में समझेंगे। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 के अंदर किया था। नेहरू ने जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका फेथ था और इन्होंने अपने सिग्निफिकेंट जो उनका प्लान था उसके अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे 1940s के अंदर। और इनको गाइड किसने किया था? होमजी बाबा ने। ठीक है, और ये बोलते थे इंडिया अपनी एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और नेहरू ने बोला कि आप ग्लोबली डिसआर्ममेंट करा दो, यानी न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ। 1964 के अंदर क्या था? चाइना ने कंडक्ट कर लिया था न्यूक्लियर टेस्ट। चाइना, यूएसएसआर और फ्रांस और यूके, ठीक है, 5 कंट्रीज बन गई थी। और इन्होंने क्या किया था? यही परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएन की। और इन्होंने एनपीटी लागू करना शुरू कर दिया था 1968 के अंदर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसने 1967 से पहले बना ली न्यूक्लियर वेपन्स वो तो अपने पास रखो, ठीक है, पर जो उसके बाद में बना रही है उनमें अलाउड नहीं है कि वो नहीं बना सकते। अब इंडिया बोलता है कि
डिस्क्रिमिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो बाकी सारी कंट्रीज है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है, वो रख सकती है 1967 से जिसने पहले बना दिए, पर जो बाद में बना रही है वो नहीं रख सकती। ऐसा क्यों? तो इंडिया ने इसको साइन ही नहीं किया। फिर इंडिया ने 1974 के अंदर टेस्ट किया और इसको पीसफुल बताया, ठीक है, जो पीसफुल न्यूक्लियर पावर को बताता है। अब 1973 के अंदर क्या था, ऑयल शॉक हो गया, ऑयल मतलब वार हो गई अरब इसराइल की, जिसकी वजह से क्या था, जो वो कंट्रीज है उसके अंदर क्या था, मैक्सिमम ऑयल रहता है, अगर उनकी वार हो जाएगी तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या था, क्या हुआ, मैसिव इन्फ्लेमेशन आई है, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुए। वाइड क्या हो रहे थे, हड़ताल चल रहे थे, रेलवे स्ट्राइक्स होने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल होने लगी। पर इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी क्या होता, नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर पार्टी सारी एग्री कर रही थी और इंटरनेशनली बाउंड्री प्रोटेक्शन के अंदर भी एग्री कर रही थी, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी एग्री कर रही थी। ये लिमिटेड रोल प्ले करती है। अब देखो कि जो भी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो लिमिटेड रोल ही प्ले करती है पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर, मैक्सिमम रोल तो वो अपनी पार्टी ही प्ले करती है। भले कोई भी वार हुआ पर उसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो पॉलिटिक्स है पार्टीज़ की, वो चेंज नहीं हुई। अब इंडिया ने ना जो एक रिवाइज करा गया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक्सटेंड करा गया था 1995 के अंदर, उसको भी साइन नहीं किया और कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी साइन नहीं किया। मई 1998 के अंदर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और इसकी वजह से क्या था, इंडिया को न्यूक्लियर कैपेसिटी मिल गई। पाकिस्तान ने धीरे उसके थोड़े टाइम बाद ही वापस अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिया और उसकी वजह से क्या था, इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ये जो एरिया था, ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक एरिया मिल गया जो वनरेबल है कि अगर किसी ने यूज़ कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनली क्रिटिसाइज करा गया और इनके ऊपर सेंक्शंस लगा दिए गए थे, जो आप देखोगे धीरे धीरे लिफ्ट हो गए, मतलब अपने यहाँ पे लिफ्ट हो गए। अब न्यूक्लियर जो इंडिया की डॉक्ट्राइन है उसके अंदर क्या था, मिनिमम डिटरेंस, यानी कि डिटरेंस क्या होता है कि हम कॉस्ट ऐसी बना दें वार की कि जो दूसरी कंट्री है सामने वाली, वो हमारे ऊपर वार करना ही नहीं चाहे। तो मिनिमम यानी कि थोड़ा बहुत इतना तो होना चाहिए डर हमसे कि अरे यार तुमने वार कैसे कर दी, तो हमसे थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। सेकेंड, इंडिया ने बोला कि हम कोई फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्टली न्यूक्लियर वेपन को हम यूज़ नहीं करेंगे और ग्लोबल वेरिफिकेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करने के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ हम ग्लोबली, आप बोलो कि ग्लोबली सबके न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट हो तो हम करेंगे, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ये कर सकते हो तो हाँ हम भी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करने के लिए तैयार है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को त्यागने के लिए तैयार है। 1997 ऑनवर्ड से क्या था, बहुत सारे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी पावर में आ गई और आप देखो कि पहले क्या था, यूएसएसआर थोड़ा शिफ्ट था, मतलब यूएसएसआर की तरफ थोड़ा शिफ्ट था, वो हट गया और जनता जब पार्टी है, जनता पार्टी 1977 के अंदर आई थी, उन्होंने बोला था कि हम स्ट्रिक्टली नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, यानी कि जो यूएसएसआर की तरफ थोड़ा टिल्ट है वो भी हम कम करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या था, चाइना और यूएसए के साथ भी रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप देखोगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस और इंडिया और यूएस के रिलेशन पर फोकस्ड है, ठीक है। 1990 के बाद में क्या था, इंडिया बोल रहा है कि इंडिया को क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि वो यूएस की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहा है, क्योंकि रशिया उस टाइम अपनी ग्लोबल डोमिनेंस खो चुका था। रशिया भी तो यूएसए का मॉडल ही फॉलो कर रहा था 1990 के बाद। हमने चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो रशिया है उसका ग्लोबल डोमिनेंस वो चला गया और यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस आ गया, तो इंडिया ने क्या किया था, यूएस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पर अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लें, वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के बेसिस पर भी बनती है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि वहाँ के रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं, कल्चर एक्सचेंज भी हुआ है, सिटीजन्स का भी इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली भी कोऑपरेट किया है। और आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड और बस सर्विस भी दिखती है, क्योंकि हम ये जो बुक है वो अभी 2025 के पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं हुई है अभी के पर्सपेक्टिव से, वो अगले साल होगी मे बी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले टाइम से ही पढ़ रहे हैं। अभी 1999 के अंदर जो कारगिल वार हुआ तो उसकी वजह से भी कॉपरेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो कॉपरेशन अभी भी चल रहा है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए
Please join our Telegram channel. The link is in description box. Don't forget to like, share and subscribe the channel. मिलते हैं next video में academicians.